मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। अगर मालूमात पसंद आएँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अपडेट मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सबसे पहले आज जुम्मतुल विदा है, रमज़ानुल मुबारक के जाने का वक्त हुआ चाहता है। आज के इस बाबरकत दिन की सदक़े से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इबादात अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए और हम सब को राह हिदायत अता फ़रमाए, सही रास्ता जिससे आपकी और मेरी सबकी ज़िंदगियाँ संवर जाएँ। ये तो थी एक दिल की बात। अच्छा जनाब, जिस तरह वादा किया था कि प्रॉपर व्लॉग्स में हम कस्टम्स के मामलात, कस्टम्स के टैरिफ, कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन सब को मरहलावार डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि वो अमूमी सवाल जो आप सबके जहन में उठते हैं, इंपोर्ट को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, कस्टम प्रोसेस को लेके, हम उसको आपके लिए इतना आसान कर दें कि आप अपना कोई भी फ़ैसला जो कि एक कारोबार करने के लिए इंसान लेता है, उसमें आसानी से आपको किसी मतलब धोखे में आने की ज़रूरत ना पड़े, किसी कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी फिंगर टिप्स पे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है। तो जनाब, मेरा जो लास्ट व्लॉग जहां हमने छोड़ा था वो लाइव एनिमल्स, ज़िंदा जानवरों के मुतालिक था, जो कि कस्टम ने उसको चैप्टर 1 में रखा है, सबसे पहला चैप्टर है। और उसके एचएस कोड्स, जो कस्टम के मखसूस कोड्स होते हैं, वो भी डिस्कस किए थे हमने लास्ट व्लॉग में। अच्छा, अब आज स्पेशली जो मैंने डिस्कस करने का, आप लोगों से शेयर करने का इरादा किया है, वो हमारा है चैप्टर 2। चैप्टर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली गोश्त के मुतालिक है, मीट के मुतालिक है। इस चैप्टर में जो भी पाकिस्तान में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट मीट की शक्ल में होगा, वो चैप्टर 2 में फॉल होता है। कस्टम के चैप्टर 2 में उसको कैटेगराइज किया गया है, और उसमें आपको मतलब मीट और एडिबल मीट, ऑफल्स वगैरह, मतलब जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं गोश्त के, वो सारे इस चैप्टर में कवर होते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में मैं आपको जो अहम चीज़ बताने की है कि देखें, इंटरनेशनली क्योंकि ये एक रिकग्नाइज बुक होती है एचएस कोड्स की, तो इसमें हलाल हराम से हट के तमाम एचएस कोड, एक प्रोडक्ट के कोड दे दिए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई भी आइटम अगर हम मंगाते हैं तो उसको हम प्रॉपरली डायग्नोज कर सकें कि ये किस एचएस कोड में, ये इसका कस्टम में क्या प्रोडक्ट कोड होगा। तो वो प्रोडक्ट कोड जो है, जिसको एचएस कोड कहते हैं या पीसीटी कोड कहते हैं, वो तकरीबन कोशिश ये की गई है कि हर वो दुनिया की चीज़ जो ख़रीदी या बेची जा सकती है, उसको कोई ना कोई कोड दिया जाए। और जहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो तो फिर हर चैप्टर में उसके एंड में कुछ अदर्स के कोड दिए जाते हैं कि जो इसमें स्पेसिफाइड नहीं है, जो इसमें मतलब इनफरादी तौर पे डिक्लेयर नहीं है, उनको हम उन अदर्स कोड्स में क्लियर करवा सकें। तो ये आज जो हमारा मौजू है, गोश्त किसी भी हालत में, मतलब वो रॉ मटेरियल में हो या ज़िबाशुदा जानवर हों, या आपके मतलब वो खाने का भी हो सकता है, वो किसी पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, मसलन आयल वगैरह निकालने के लिए, मतलब किसी भी तौर पे गोश्त की कोई भी किस्म अगर आएगी तो वो चैप्टर 2 में फॉल होती है कस्टम के। और उसको जो हार्मोनाइज कोड्स, जो एचएस कोड्स दिए जाते हैं, वो 0201 इसका हेड होता है, 0201। तो बेसिकली मतलब इसकी हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो 0201 होगी। 02 चैप्टर का कोड है, इसी तरह 01 से लेके, और ये फिर तकरीबन चला जाता है 0210 तक, 0210 तक। ये हेडिंग और सब हेडिंग मैंने आपको बता दी। बाकी प्रोडक्ट वाइज फिर मज़ीद आगे इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो इसमें मजमूई तौर पे आप ये देखें कि गोश्त पे ओवरऑल जो कस्टम ड्यूटी है
वो पाकिस्तान कस्टम जो है वो 3% चार्ज करता है। मोस्टली आइटम, जो भी गोश्त का आइटम यहाँ इंपोर्ट होगा उस पर 3% कस्टम ड्यूटी लागू होगी, वो आपको अदा करनी होगी, जो भी उसकी वैल्यू होगी। और वैल्यू के हवाले से ये होता है कि बहुत से आइटम्स की ऑलरेडी वैल्यूएशन रूलिंग इशू होती है, वैल्यूएशन एडवाइस होती है, कोई ना कोई क्राइटेरिया अगर तो कस्टम ने बना रखा है तो वो उस वैल्यू को लेगा। अगर वो क्राइटेरिया नहीं बना होगा तो आपकी डिक्लेयर वैल्यू को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर वो फेयर है। तो आपकी जो भी इंपोर्ट वैल्यू होगी, जितने में आपने वो ख़रीदा होगा, उस पे आपको 3% कस्टम ड्यूटी अदा करनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आपको इनकम टैक्स जो है वो बेसिकली उसका टैरिफ तो है 12% का, लेकिन क्योंकि मोस्टली जो भी इंपोर्ट करता है वो या तो फाइलर होता है, लाजमी बात है, एनटीएन उसका बना ही होता है। तो अगर कोई फाइलर इंपोर्ट करेगा और वो उसका एटीएल स्टेटस ओके होगा तो फिर इनकम टैक्स जो है वो 5.5% उसको लगेगा। तो ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, एक ये कि 3% उस पर कस्टम ड्यूटी होगी, दूसरा उस पर इनकम टैक्स जो है वो अगर फाइलर है तो 5% लगेगा। और इसी तरह सेल्स टैक्स जो है वो 25% है। किसी भी गोश्त की प्रोडक्ट को अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 25% सेल टैक्स हमें अदा करना होगा। अच्छा, इसके अलावा एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी वो भी इस पे लागू होती है जो कि 2% होती है। अच्छा, ये मोस्टली मैंने आपको जैसे कहा कि मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसी टैरिफ के अंदर कवर होती हैं, लेकिन कुछ आइटम जिस तरह क्योंकि पाकिस्तान में वैसे तो वो बैन है, कम्प्लीटली बैन है, बहुत सा गोश्त भी जो हलाल गोश्त है वो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक से बैन है, जहाँ ये मतलब हुकूमत को ख़दशा होता है कि वहाँ से गोश्त जो है वो मुज़र सेहत आ सकता है, तो उन मुल्कों को बैन कर दिया जाता है, जो कि इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर में वक्तन फ़वक्तन अमेंडमेंट्स के ज़रिए वो अनाउंस किया जाता है। तो मैं आपको वो भी साथ साथ बताऊंगा कि किन ममालिक से हलाल गोश्त भी बैन है, लेकिन एक सूअर का गोश्त जो है वो कम्प्लीटली बैन है पाकिस्तान में, क्योंकि वो हराम है और हराम होने के नाते वो पाकिस्तान में बैन है। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे वो बैन हटता है, अल्लाह ना करे, तो उस सूरत में उस पर ड्यूटी टैक्सेस भी ज़्यादा रखे गए हैं, उस पर 20% कस्टम ड्यूटी रखी गई है। तो ये जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किया है, क्योंकि वैसे तो ज़ाहिर है यहाँ सूअर की कोई गुंजाइश है ही नहीं पाकिस्तान में। यहाँ हमारे पास चलें, बहरहाल वो गुफ्तगू हमारी कहीं और निकल जाएगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज गोश्त और गोश्त से बनी प्रोडक्ट्स को, कि वो हम अगर मंगवाना चाहें तो एक तो मैंने आपको ये शेयर कर दिया। अच्छा, इसमें आप ये चीज़ जहन में रहे कि गोश्त में अगर जिस तरह गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये इस तरह की कोई भी हलाल जानवर का आप गोश्त मंगवाते हैं तो हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हेल्थ सर्टिफिकेट हमें वहाँ जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ये भी इंपोर्ट पॉलिसी आर्डर 2020 के पैरा 6 में ये चीज़ मेंशन है कि हमें जो एक्सपोर्ट कंट्री है वो एक तो हमें हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करेगा उनका वेटरनरी डिपार्टमेंट, उसके बगैर ये यहाँ क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आप अपने जहन में रखिए। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी के अलावा कोई भी गोश्त हलाल मंगवाते हैं तो उस पर भी यही सेम कंडीशन लागू है। अच्छा, एक चीज़ और कि आपको पाकिस्तान में अगर गोश्त मंगाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उनसे भी सर्टिफिकेट यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। मतलब उनसे आप क्लियरेंस लेंगे उस गोश्त के मुतालिक, ताकि वो ये देखेंगे कि इसमें किसी भी किस्म का कोई वायरस तो नहीं है। तो ये मतलब एक आपको सर्टिफिकेट वहाँ से चाहिए होगा, दूसरा सर्टिफिकेट आपको यहाँ से लेना है एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट से, क्वारंटाइन सर्टिफिकेट। अच्छा जी, ये तो एक प्रोसीजर है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि जिस तरह गोश्त में क्योंकि पोल्ट्री भी आती है, जो चिकन या उसके मतलब पोल्ट्री
की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत से मुल्कों पे बैन था, ताकि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। तो वो जो है कुछ ममालिक से उठा लिया गया है, जिनमें साउथ कोरिया, रशिया, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्की, ग्रीस, गेरोटिया, इटली, अज़रबैजान, यूक्रेन, इराक, बल्गारिया, अच्छा इसी तरह स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, और ये वो ममालिक हैं जहाँ से बैन फ़िलहाल उठा लिया गया है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि उसके लिए भी वेटरनरी अथॉरिटी से हर हालत में सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है कि जो गोश्त वहाँ से चिकन आ रहा है वो बर्ड फ्लू से मुतासरा नहीं है। इस सर्टिफिकेट के बगैर इन ममालिक से भी इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये बहरहाल पॉलिसियाँ भी बदलती रहती हैं। आप जब भी इसका इरादा करें तो जो उस वक्त इंपोर्ट पॉलिसी लागू हो उसको ज़रूर स्टडी कर लें, क्योंकि उसके बगैर वरना फिर आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। होता यह है कि बहुत से दोस्त पूरी तरह मालूमात नहीं लेते, जिसकी वजह से जब प्रोडक्ट यहाँ पहुँचती है पाकिस्तान में तो वो मसाइल का शिकार हो जाती है। और ये गोश्त तो ऐसी चीज़ है कि इसको आप ज़ाहिर है जब मंगाते हैं तो रेफर्स कंटेनर्स में आता है और उनका इतना ख़र्चा होता है कि आप उनको ज़्यादा दिन अफोर्ड नहीं कर सकते, और साथ में एक्सपायरी का भी नो डाउट एक इसमें ख़दशा होता है। तो इसलिए आप तमाम डॉक्यूमेंटेशन अपनी पहले मुकम्मल करें, पहले चेक करें कि क्या मैं वो इन टाइम सब कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद इसकी इंपोर्ट की तरफ जाएं, ताकि आपको मौके पे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। अच्छा, एनी एडिबल प्रोडक्ट नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज़ बैंड, कम्प्लीटली बैंड है। जो इंसान के लिए मुज़र सेहत हो उसको बिल्कुल नहीं मंगाया जाएगा। अच्छा, एक और इसमें बड़ा वो ज़रूरी आंसर होता है कि आप जो भी चीज़ मंगा रहे हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ 50% लेस देन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा मतलब हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50% उसकी शेल लाइफ होनी चाहिए। मतलब उसकी एक्सपायरी में कम अज़ कम आधा वक्त बाकी हो, तभी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये खैर मैंने आपको चंद चीज़ें शेयर की हैं। अच्छा, इसी तरह बहुत सी एक्सपोर्ट कंट्री से जो गोश्त मंगवाते हैं हम, उसमें हमें सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो वो बहरहाल क्योंकि आइटम वाइज भी कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ सर्टिफिकेशन किसी गोश्त पे ज़्यादा होती है जिसमें ज़्यादा वायरसेस के ख़दशात होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया अभी कि पोल्ट्री की जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे जो बर्ड फ्लू फ्री का सर्टिफिकेट लाजमी है। अच्छा जी, ये तो खैर एक मैंने आपको वो कंडीशंस, IPO कंडीशंस बताई हैं कि जिससे हम इन चीज़ों को इंपोर्ट करते वक्त देखभाल करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस पे कुछ SROs, स्पेशल रिलीफ ऑर्डर्स भी मिलते हैं। वो कंट्री वाइज भी हो सकते हैं, स्पेशल प्रोडक्ट वाइज भी हो सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकते हैं, कुछ सरकारी इदारों को एग्जम्पशंस होती हैं, तो उनको SROs कहा जाता है। तो उसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक जायज़ा बता दूं ताकि आपके जहन में वो चीज़ भी रहे कि भाई कोई भी चीज़ आपसे छुपी ना रहे। अच्छा, उसमें आप ये देखें कि कुछ SROs ऐसे हैं कि जो जब ड्यूटी टैरिफ ज़्यादा था तो उस वक्त एक एग्रीमेंट मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के साथ हो गए, अब वो वहीं रह गए, लेकिन अगले बजट्स में ड्यूटी टैरिफ कम हो गया, तो वो बड़ी मुज़ायका खेज़ सी सूरत हाल होती है। बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है। मतलब ये कि जैसे इसी हम गोश्त के आइटम को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, गोश्त प्रोडक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो मीट के हवाले से मतलब आप ये देखें कि साफ्टा, सार्क ममालिक के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वहाँ से हम जो मटेरियल मंगवाते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ एक FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज़ की निस्बत हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। वो ड्यूटी में भी हो सकते हैं, वो वैल्यू में भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ों में हमें रीजन वाइज बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की ज़ेर असर होते हैं। अच्छा, इसमें अब जैसे साफ्टा पे जो हमारा मुआहदा हुआ है, उसका SRO नंबर है 1274।
1274, ये आप गूगल पे भी सर्च करके उस पर पूरी उसकी डिटेल मौजूद होंगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, 1274 में दिलचस्प बात यह है कि कस्टम ड्यूटी अगर हम वो SRO क्लेम करें तो 5% है। अब वो 5% ऑलरेडी हमारी क्योंकि 3% है, तो हमें इस पे साफ्टा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्यूटी टैरिफ हमारा कम है। अच्छा, इसी तरह मलेशिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें आपको 0% ड्यूटी है, तो इसका मतलब, और उसका SRO का नंबर है 1261। अच्छा, अब इसमें ये देखें, अगर आप वैसे गोश्त प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो वो आपको 3% कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मलेशिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ मंगवा रहे हैं, FTA के साथ मंगवा रहे हैं, तो आपको वो 0% कस्टम ड्यूटी में रिलीज़ हो जाएगा आपका वो जितना भी प्रोडक्ट होगी। इसी तरह चाइना से है, चाइना से भी आप उनका SRO 1640 है, आप उसके तहत अगर मंगवाएंगे तो भी आपकी 0% कस्टम ड्यूटी लगेगी। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स में भी जैसे मैंने आपको बताया कि फाइलर, नॉन फाइलर और ATL जो स्टेटस है उसकी बुनियाद पे, मतलब अगर कोई इंडस्ट्री, आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, कोई भी पैकिंग करते हैं आप उसकी गोश्त की, जिस तरह ये KNN वगैरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अगर ये इंपोर्ट करते हैं तो इनको इनकम टैक्स 5.5%, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इनका ATL स्टेटस ओके है तो ये एक्टिव टैक्स पेयर हैं, तो इनको 5.5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 12%, 12% की जगह 5.5%। और अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर, मतलब आप जस्ट अपना इंपोर्ट की एक कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, NTN बनवाते हैं, और उसके साथ अगर आप लेते हैं इसको, तो उस सूरत में आपको 6% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब वो 6% भी उसी बात से मशहूर है कि आप अगर एक्टिव टैक्स पेयर हैं, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो परफेक्टली टाइम पे सबमिट करवा रहे हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी। उम्मीद है आज ये गोश्त और गोश्त से बनी बाकी प्रोडक्ट के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। अच्छा, इसमें HS कोड वाइज, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्ट हैं उसमें डिफरेंट HS कोड्स हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि ये 0201 से लेके 0210 तक ये इसके गोश्त की सारी प्रोडक्ट को इसमें समो दिया गया है। अब वो जो भी आप चीज़ मंगवाने जा रहे हैं तो वो इन्हीं HS कोड्स के बीच में ही कोई उसका प्रोडक्ट कोड होगा। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं कोई सवाल है तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, आप ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा ये सिलसिला अच्छा लगता है, आपको ये मालूमात पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मैं प्रोवाइड करता रहूं। मेरी कोशिश ये है कि आसान कारोबार एतमाद के साथ, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम कहाँ पे हैं, क्या करने जा रहे हैं, हमें अगर कस्टम टैरिफ की समझ होगी, हमें उन SROs का पता होगा, तो हम किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकते। हम अपनी प्रोडक्ट को सही मानों में, सही ड्यूटी के साथ, सही वैल्यू के साथ क्लियर करवा पाएंगे और फिर उसको उसी वजह से मार्केट में भी रीज़नेबल तरीके से नफ़ा कमा पाएंगे। तो ये एक कारोबारी हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का जानना। मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक टाइमली पहुँचे। और मैं आपकी फ़ीडबैक, आपके कमेंट्स, आपके सवालात का हमेशा वेलकम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।